वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। जी हाँ, इसी तरह खबरों का दौर भी बदला और खबरों को पढ़ने वाले चेहरे भी, जो आज भी लोगों के जहन में है। एक ऐसे ही चेहरे से आज मुलाकात कीजिए, जिनको आपने बरसों दूरदर्शन पर खबरें पढ़ते देखा, प्रोग्राम्स करते देखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दूरदर्शन की मशहूर और मारूफ एंकर साधना श्रीवास्तव की। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। साधना जी, हम सभी ने आपको दूरदर्शन पर देखा है, आप उसका एक बहुत ही मशहूर चेहरा है। लेकिन अगर आपके बचपन की बात करूं, बचपन के बारे में जानना चाहूं, तो वो दौर कैसा था? कुछ यादें बचपन की? बहुत बहुत। और मैं बड़ी हुई हूँ अरुणाचल प्रदेश में। मेरे पिताजी IAS में थे, तो उनकी पोस्टिंग वहाँ हुई। तो बचपन का मेरा दौर वहीं जंगलों में बीता। और स्कूल वूल तो होते नहीं थे, 60s की मैं बात कर रही हूँ। तो घर में ही पढ़ाई करी, मम्मी पापा ही पढ़ाते थे हम लोग को। और टूर्स पे जाते थे, तो सारे हफ्ते हफ्ते हम लोग पैदल टूर पे जाते थे। मैं लिटरली जंगलों के बीच हम लोग बड़े हुए हैं। अच्छा। और फिर लगा कि भाई इन लोग को किसी स्कूल में भेजना चाहिए। और वहाँ DC के बच्चे हों तो मतलब टीचर कुछ कहते नहीं थे कि उनको बिगड़ जाएंगे बच्चे। तो माँ बाप ने भेजा मुझे नानी के पास इलाहाबाद। अच्छा। सो 2 साल मैं वहाँ पढ़ी, क्लास 2 से मिड सेशन ज्वाइन किया था। और वहाँ पर सबको लगा कि ये एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। और आई थिंक शायद मैं फर्स्ट भी आई, क्योंकि दिमाग हम लोग का बिल्कुल खुला हुआ था, कोई कंडीशनड नहीं था। सो बहुत अच्छा दौर था वो। अच्छा, जहाँ तक मुझे मालूम है आप बचपन से आर्टिस्ट बनना चाहती थी। यस। मैं तो फिर आप खबरों की दुनिया में कैसे आ गई? रिबेलियन। मैं स्टिल लाइफ करती थी, पोर्ट्रेट्स करती थी। कॉलेज ऑफ आर्ट में मेरा एडमिशन हो गया था, पर तब कहा गया कि नहीं भाई BA जरूरी है। उस समय की थिंकिंग वही थी, तो घर में कहा BA कर लो, फिर जो मर्जी करना कर लो। अच्छा। तो वहाँ मेरा दिल कहीं टूट गया कि मैं जो करना चाहती थी वो करने नहीं दिया जा रहा था। मैंने कहा फिर जो भी मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है। तो हिस्ट्री में अच्छे नंबर थे, हिस्ट्री ऑनर्स कर ली मैंने मिरांडा हाउस से। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं 3rd ईयर में थी, मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई थी, वो लंदन गए थे किसी उससे। मम्मी भी वहीं थी, हमें दादा दादी थे हमारे साथ। अच्छा। तो हमारी एक टीचर थी हिस्ट्री की ही, तो उन्होंने कहा तुम फोटोजेनिक बहुत हो। और उनके हस्बैंड थे शायद फिल्म्स डिवीजन या कहीं थे। तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे फोटोजेनिक हो तुम क्यों नहीं करती हो दूरदर्शन में या कहीं पर। और तब मैंने कहा था जबरदस्ती मैंने BA तो कर लिया, अब MA जबरदस्ती नहीं करूंगी, तो कुछ भी कर लूंगी। तो कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए था, कुछ भी कर लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। सो फिर हमने कहा क्या होता है, कहा तुम चिट्ठी भेज दो ना। तो भेज दी। फिर उनका फिर तस्वीर भेजो अपनी। तो गंदी सी जो तस्वीर होती है ना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आइडेंटिटी कार्ड में लगती है, वो मैंने भेज दी, क्योंकि बस थी वही। अच्छा। फिर आ गया कि ऑडिशन के लिए आओ। मेरा कौन जाएगा फालतू पना, नहीं करना मुझे। फिर जिस दिन ऑडिशन था, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि भाई एक चिट्ठी आई है दूरदर्शन से तुम्हारे नाम पर। हमने कहा हाँ, ऑडिशन के लिए बुलाया। तो उनका तुम जा रही हो? उनका नहीं, क्या फालतू की चीज़ है, मुझे नहीं करना है सब। इसने जाओ, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जाके देख लो क्या जाता है तुम्हारा, नहीं करना मत करना आगे। मैं पहुंची वहां पर, मेरा नंबर लिखा था उसमें 9। ठीक है। तो हम सोचे कि वैसे ही बुलाएंगे 1 2 3 करके, पर यहाँ तो लोग चले जा रहे थे अंदर, मतलब बाद वाले भी जा रहे थे। और धक्का देकर आगे पहुंचने की मेरी आदत नहीं थी। तो मैं सीढ़ी से उतर के जाने लगी थी, जो हमारे स्टूडियो गार्ड थे उन्होंने कहा आप नहीं जाएंगी अंदर। हमने कहा आपने नाम नहीं बुलाया, अब देरी हो रही है। अच्छा। तो इसे नहीं अब आप अंदर, अगला आप चले जाइए। तो तब तक मैं तक खप चुकी थी ना। हमने कहा मुझे तो करना ही क्या, रटा रटाया बोलना है। तब ऑटो क्यू वगैरह कुछ नहीं होता था, टेलीप्रॉम्प्टर्स नहीं होते थे, जो भी बोलना होता था रट के बोलना होता था। एक पेज दिया गया था, हमने कहा ये करना, भी हिस्ट्री के रट्टे लगाए, अब यहाँ के रट्टे लगाए। सो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। ये था कि अंधेरे से पहले घर पहुंचो। मैं गई अंदर, हिंदी का टेक्स्ट था, अंग्रेजी का था, वो मैंने पूरा बोल दिया। फिर बोले नहीं, हिंदी का ही था सारा, बोल दिया। फिर उनका कुछ अंग्रेजी में बोलोगी? हमने कहा बोल देंगे, क्या बोलना है? कुछ भी बोल दो।
यहाँ कैसे पहुंची? मैंने कहा हु इज इंटरेस्टेड कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, कि अपने बस ली कि कैसे आई, बस सब बस में ही ट्रैवल करते थे, तब टैक्सी वैक्सी का रिवाज भी नहीं था। तो एक इंटरेस्टिंग सी कहानी बनाकर मैंने बोल दी। उसके एंड में मुझे भी हंसी आ गई, आई थिंक कंट्रोल रूम में भी लोग हंस रहे थे। उसको करके मैं वापस आ गई। ठीक है। फिर मुझसे कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप आइए प्रोग्राम करिए। अच्छा, ये बात आपके घर में, जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी और पापा उस वक्त लंदन में थे, हाँ, तो जब आपने उन्हें बताया कि मैं ऑडिशन के लिए गई, मैंने नहीं बताया। फिर कैसे पता चला? जब वो वापस आए, अब उन लोगों को लगा ये क्या कर रही है। अच्छा, तब तक मैंने एक प्रोग्राम कर लिया था, मुझे बहुत गंदा लगा था कि मेकअप मैंने तब तक लगाया नहीं था, अलाउड नहीं था। अच्छा। सो मेकअप जो किया, मैं मेकअप आर्टिस्ट ने, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा क्या लग रही हूँ मैं। तो एनीवे, तो मैंने कहा अब करना वरना नहीं है मुझे कुछ। मम्मी पापा है तो माँ ने कहा क्या कर रही हो, लड़की मीडिया में जा रही है, रात 10 बजे घर आएगी, व्हाट इज ऑल दिस। सो नहीं करना। मैंने कहा अब तो मैं करूँगी। अलाउड नहीं था कि ऐसी जॉब करें जहाँ से देर में घर आए? जॉब, हाँ, तब नहीं होता था ये सब। हाँ। सो अपने कहा अब तो मुझे करना है, क्योंकि मुझे पॉकेट मनी मिलता था। माँ कितने 10-15 रुपए देती थी और इसमें एक प्रोग्राम के 75 रुपए मिलता। अच्छा। सो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर मैंने कहा अब तो मैं करूँगी। सो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर मेरे पापा ने कहा कि कर रही हो ठीक है, पर कोई डिग्री तो रखो हाथ में। तो हमने कहा एमए नहीं करना मुझे। सो देन ही सेड ठीक है, लैंग्वेज कर लो, जर्मन कर लो। हमने कहा ठीक है, वो कर लूँगी। सो अब साइड बाय साइड चला, फिर वो करा, अच्छा लगा मुझे। तो उसके इतना हुआ कि मैं फिर टीचर्स ट्रेनिंग भी करी उसमें जर्मन में, फिर हमने जर्मन पढ़ाई भी, इंटरप्रिटेशंस भी किए। तो सब कुछ पैरेलल चलता रहा। हाँ। फिर मुझे यूएसआईएस की फेलोशिप मिल गई। अच्छा। तो फिर वहाँ चली गई। और एक क्रेज होता था तब, मैं 80s की बात कर रही हूँ, तब बाहर का इतना बहुत क्रेज होता था। सो अच्छा, सब कहते थे अब शादी करो। तो ऐसे नहीं, जब तक मैं दुनिया नहीं घूम लूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। तो नहीं कर रही थी। और जब ये लोग कुछ दिखाते थे, इसको मिसबिहेव करती थी, मतलब कि जानबूझकर कि मना कर दें लोग। फिर जब वो हुआ, सो मैं गई वहाँ पर। मुझे 8 महीने रही अमेरिका में। और जॉब भी जब ऑफर हुआ, तब मुझे लगा कि ये लोग क्या कहते हैं कि अपना देश, यू नो। तब आपको वहाँ पर करना नहीं था? नहीं करना था, क्योंकि वो अपना नहीं था। वहाँ लगता था कि नहीं, सेकंड हैंड सिटीजन ही रहेंगे। क्योंकि बीच में फिर मैं इंग्लैंड भी गई, बीबीसी में भी प्रोग्राम्स किए, सब जगह। मेरे जर्मन के टीचर ने मुझे जर्मन डॉयचे वेले में एक जॉब भी दिलवाई। अच्छा। मेरे पिताजी ने कहा तुम जा तो रही हो, इज इट टॉप रंग? ऐसे नहीं, टॉप की तो नहीं है, मतलब आई कांट बी द बॉस। तो इससे तुम वैसे ही एक देश जा रही हो जहाँ सेकंड रेट सिटीजन रहोगी, उसमें भी जॉब में भी टॉप में नहीं रहोगी, नीचे रहोगी क्या, और बाकी 2 साल बाद 3 साल बाद आओगी, फिर क्या? फिर क्यों जा रही हो? नहीं, फिर क्या, तुम सोच लो। ये नहीं कहा, मना नहीं किया, सोच लो। और मुझे भी लगा कि बुरा बहुत लगा, पर हमने कहा नहीं, सही कह रहे हैं। तो मैंने जाके अपने जर्मन के जो टीचर थे उनको मना किया, जो वहाँ के डायरेक्टर थे। ही सेड अरे सब कुछ फाइनल हो रहा है, आधे घंटे में मुझे कोई दूसरा ढूंढ के दो। तो मैं भाग रही थी, मैक्स मुलर भवन में लाइब्रेरी में एक लड़की काम करती थी मेरे ही क्लास की। मैंने कहा तुम्हें जर्मनी जाना है इस जॉब पे? शी सेड हाँ मैं जाऊंगी। मैंने कहा उसका नाम लिख लो, उसको भेज दो। अच्छा। मैंने कि फिर यूएसआईएस फेलोशिप के बाद जब लौट कर आई, तब मुझे लगा कि नहीं, काम मुझे यही करना है। यही करना है। साधना जी, और भी बातें करेंगे और भी चीजें जानेंगे आपकी जिंदगी के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। साधना जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपने ऑडिशन दिया और फिर आपका सिलेक्शन हो गया, हालांकि घर वाले पहले मना कर रहे थे, फिर बाद में मान गए। अब जब मौका आया पहली बार टीवी पर आने का, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, उसकी पढ़ाई करके आते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। तो जब आपने पहला प्रोग्राम किया, तो उस वक्त की कुछ यादें, कितना डर था, कितनी नर्वस थी, क्या कुछ गलतियां भी हुई? डर तो बहुत था, नर्वसनेस भी बहुत थी। और उस समय सब कुछ लाइव जाता था, रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी। तो मेरे प्रोड्यूसर, उन्होंने यही कहा कि देखो लाइव है और किसी को नहीं पता तुम्हें बोलना क्या है, तो रुकना नहीं, कहीं अगर भूल जाओ रुकना नहीं, बोलती जाओ। कान ऐसे नहीं तो वैसे पकड़ लो, यू नो, सीधा सीधा नहीं तो वैसे कर लो, बट
रुकना नहीं है, क्योंकि किसी को क्या पता तुम्हारी स्क्रिप्ट में क्या है, तुमने क्या लिखा है। हाँ। प्रोग्राम जैसे तैसे निकल गया। उस समय हम लोग बैठकर अपना मिरर ऑफ द वर्ल्ड में काफी सारी फुटेज आती थी, तो वो भी चूज करते थे फिल्म पे, वहीं एडिट भी करती। मैंने स्टाइनबेक पे एडिटिंग भी करी है, अपना क्लिप निकाल के कि इतना बड़ा दिखाना है, उतना छोटा दिखाना है। अच्छा, उस दौर की बात करें तो वो एक अलग ही दौर था खबरों का। अगर आज की बात करें तो आज बहुत बड़ी मार्केट कह सकते हैं खबरों की, बहुत बड़ी है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे एंकर्स हैं। लेकिन उस दौर में बहुत कम लोग थे, कम एंकर्स थे, न्यूज़ रीडर्स थे, गिने चुने थे, और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनको उनकी एक जो इमेज थी वो फिल्म स्टार्स की तरह थी। बिल्कुल बिल्कुल। आई रिमेम्बर, हमें याद है कि हम लोग को फिल्म फेस्टिवल में भी भेजा जाता था एंकरिंग के लिए। हाँ। हम लोग फिल्म स्टार्स को देखते थे, फिल्म स्टार्स हम लोग को देखते थे। उस तरह का था वो दौर। साड़ी मैंने पहली बार पहनी है दूरदर्शन की, उसमें बस में हम लोग आते थे और जाके मैं खड़ी हो जाती थी कि फिर कोई, मैं सीनियर होती थी, मेरी साड़ी ठीक करती थी, आदत ही नहीं थी। तो वो सारा दौर देखा हम लोगों ने। और सब कुछ जो लाइव होता था, एक ही स्टूडियो होता था जैसे कि ये है, इससे थोड़ा बड़ा था स्टूडियो 1, उसमें हमारे न्यूज का भी सेट होता था। अच्छा। कृषि दर्शन का भी होता था। अनाउंसमेंट्स का भी होता था। और उसी में सब कुछ रोटेट करता था। आज की तरह इतने बड़े बड़े सेटअप्स नहीं होते थे। और हम लोग फिर कुछ तार को बचाते, तो जरूर होती होगी, तार को बचाते हुए, कैमरा को बचाते हुए जाते थे। कटिंग में गड़बड़ी होती थी। एक बार क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हमारी आनी थी, सलमा जी और शम्मी न्यूज पढ़ रहे थे, तो हम तैयार थे बिल्कुल बोलने के लिए। क्यों मुझको मिला लेकिन कट हुआ उनका। हाँ। सलमा जी यूं करके देख रही थी कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। शम्मी अपना पेन रख रहे थे, खींचने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं क्या। देखा मैंने कि ये क्या हुआ, तो हंसी तो आ ही जाती है। फिर जब हमारे पे कट हुआ तो बहुत जोर से हंसी आ रही थी उसमें। बट ये सब चलता था। आपने बताया कि बहुत बड़े स्टूडियोज नहीं होते थे, छोटा सा होता था और उसमें बहुत सारी चीजें होती थी। तो एक बार कुछ ऐसा ही था कि आपको न्यूज पढ़नी थी और कोई आपके पैर में गिर गया था, इतना वक्त नहीं था कि आप उसे उठा सके। इतवार के दिन एक वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स जाता था, तो उसमें उनके कमेंट्री एक दे रहे थे, एक एंकर कर रहे थे, तो न्यूज वाला सेट यूज हो रहा था और जहां से मैं करती थी वो सेट भी यूज हो रहा था। सो देन 30 सेकंड थे मेरे लाइट वाले को। एंकर जो उठ रहा था और मैं बैठ रही थी कि मुझे मेरा माइक भी लगना था और लाइट भी सेट होनी थी। सो जैसे ही हमारी लाइट सेट करी, उसका मूढ़ा खिसका एंड ही गिर गए, मेरे पैरों पर ही गिरे। और तब तक मैं एयर पे थी। अच्छा। इतनी जोर की हंसी भी आ रही थी, मैं देख रही थी सामने कि सब अपने मुंह में रुमाल घुसा के हंसी रोक रहे थे। और एक बार तो लगा कि मैं वाइंड अप कर दूं, हम कहा नहीं, ये तो प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ। हाँ। किसी तरह से मैंने खत्म किया और तब तक बेचारा घायल, गिरा, चोट तो लगी थी, मैं पैरों पर ही पड़ा। अच्छा। बहुत फनी इस तरह के चीजें भी हुई हैं। एक आध बार ये हुआ कि संडे की फिल्म जो होती थी उन दिनों सब देखते थे, क्योंकि और कुछ था ही नहीं एंटरटेनमेंट, बहुत इंतजार करते थे लोग। सो फिल्म चल रही थी, किसी का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे तभी पुलिस वाले आए एक छोटी सी बच्ची को लेकर। जैसे एक एक्सीडेंट हो गया है, आदमी की तो डेथ हो गई है, ये बच्ची है, तो हमें पता करना है कि किसकी है, क्या वो लोग आके क्लेम करें। तो डिसाइड किया गया कि ये लोग फिल्म को रोकेंगे। अच्छा। मैं अनाउंसमेंट करूंगी। बच्ची को मेरी गोद में बैठाया गया और फिर मैं एयर पे जा रही थी, बोल रही थी कि जब बच्ची मेरी गोद पे देख रहे हैं, अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो जिसकी भी है आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लें। वो सब पुलिस वाले नीचे से करे कागज पर्ची पकड़ा रहे थे कि स्कूटर का नंबर ये है, वो है। वो सब चल रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ मुझे लगा मेरे पैर में कुछ गीला गीला हो। छोटी सी लड़की ने सुसु कर दी थी मेरे ऊपर गोदी में बैठे बैठे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि तब मेरी शादी नहीं हुई थी, बच्चा नहीं हुआ था। सो एक कोई बच्चा बैठ के और आपके ऊपर गीला करे और अब न्यूज पढ़ रही है, मतलब वो एक्सपीरियंस मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ, किस तरह से मैंने वो खत्म किया। अगर आज के दौर की बात करें तो आज आप न्यूज़ देखती होंगी तो बहुत टाइम जो है वो बहुत बदल चुका है। उस वक्त जो न्यूज़ रीडर्स होते थे, एंकर्स होते थे, बड़ी सादगी के साथ बहुत ही आराम से जो खबरें होती थी उन्हें बता देते थे। क्योंकि आज आप देखती होंगी न्यूज़ चैनल्स, तो आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? शोर लगता है। उस समय हमें ये कहा गया था आपको ये बोलना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है।
हमारे बारे में नहीं था, वो न्यूज़ के बारे में था। हाँ। जो खबरों के बारे में था या जो भी आपको अनाउंसमेंट करना था उसके बारे में था, विषय वो था, तवज्जो उस पर देनी होती थी, न कि अपने और ध्यान आकर्षण करना होता था। तो इट वाज ऑलवेज अबाउट द सब्जेक्ट। हाँ। आज मैं देख रही हूँ कि शोर शराबा, चीख चिल्लाहट, मतलब वो खबर है क्या है? मैंने तो देखना बंद कर दिया। ये खबर नहीं है, ये सेंसेशनलिज्म है, टीआरपी रेटिंग्स है, मतलब होड़ लगी हुई है कि हमारा चैनल देखो। बिल्कुल। जब 91 की इराक वॉर हुई थी, मेरे हस्बैंड सईद नकवी के साथ वहाँ कवर कर रहे थे। अच्छा। देखने की मतलब क्या सिनेरियो है और क्या होने वाला है, तो इसके लिए वो लोग वहाँ गए थे। उन दिनों मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, तो ट्रंक कॉल लगती थी, पता नहीं कितने घंटों में ट्रंक कॉल लगेगी, बात होगी। तो मेरे 1-2 दिन से उनसे बात भी नहीं हुई थी। हाँ। और सुबह का शो करके मैं जा रही थी, तब हमारे न्यूज़ के जो चीफ थे हरीश अवस्थी जी, उनका अरे तुम जा रही हो, फटाफट मेकअप लगाओ, स्टूडियो भागो। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं इराक में जंग शुरू हो गई है। और मेरा दिल एक तरफ बैठा कि मेरे हस्बैंड वहीं पर हैं, खबर बात कुछ हो नहीं पाई है। फिर उनका है कहाँ तुम्हारे हस्बैंड? मैंने कहा इराक में ही है, बगदाद में है अभी। क्या खबर है? ऐसे कोई 2 दिन से कोई खबर नहीं है। फिर नहीं सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ पढ़ो। तो फिर मैंने ये कहा कि हिंदी में कि अंग्रेजी में, क्योंकि मैं दोनों करती थी। हाँ। अरे जिस भाषा में आए तुम पढ़ दो, पर जाओ ऊपर अभी। अच्छा। मेकअप भी छोड़ो, पहुंच जाओ ऊपर ना। एकदम ब्रेकिंग न्यूज जैसे कहते हैं, उसे ब्रेकिंग न्यूज करते हैं। 4-4 घंटे ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती है। उस दौर में जो एंकर्स थे उनका अपना एक स्टाइल था, वही उनकी पहचान थी। जैसे सलमा जी की बात करें तो ये बालों में फूल लगा कर आती थी। शमी सर जो है वो एक पेन खबर खत्म पढ़ने के बाद अपनी पॉकेट में पेन रखा करते थे। इसी तरह आपका स्टाइल जो है, आपकी हेयर स्टाइल, वो आपकी पहचान बनी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम, जहां तक मुझे बताया, अपना हेयर कट करवाया, मेरे बाल तो वो लंबे न्यूज़पेपर में आ गया था। हाँ, इतने लंबे थे मेरे बाल। और पता नहीं क्या दिमाग में आया, जब मैं गई बाल कटवाने तो हेयर ड्रेसर ने कहा छोटे करवा के देखिए ना मैम। मैंने कहा कर दो, हमने तो बढ़ा लेंगे, अच्छे नहीं लगे तो। इतने छोटे कर दिए, यहाँ से यहाँ तक। फिर अगले दिन जब मैं गई तो बड़े मिक्स रिएक्शन मिले और बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस मिले। और सबसे एक्सट्रीम तो ये था कि अखबार में जो कार्टून आया कि कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये हुआ, और उद्घोषिका साधना ने अपने बाल कटवा लिए। दैट वाज द कार्टून। जी, और भी बात करेंगे। आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारी मजेदार बातें आपकी जिंदगी के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। साधना जी, जिस तरह से आज का दौर है, आज की खबरें, आज के एंकर्स को आप देखती होंगी, तो उनके बारे में आप क्या राय रखती हैं? मैं ये नहीं कहती कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बेसिक गाइडेंस जो होती है भाषा को लेकर, तलफ़ुज़ को लेकर। बिल्कुल। मतलब जमीन को आप जमीन बोल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, कान को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और हमारे टाइम में रेडियो की खबरें बहुत सुनी जाती थी। हाँ। तो और रेडियो के न्यूज़ रीडर्स को हम लोग सुनते थे कि कैसे बोलते हैं, भाषा क्या है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। मुझे याद है कि कोई फ्रेंच का वर्ड हो जो टेढ़ा होता है या कुछ, हम रेडियो फोन करके पूछते थे कि इसका सही तलफ़ुज़ क्या है। अच्छा। क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं, अगर हम गलत बोलेंगे तो वो भी गलत सीखेंगे। बिल्कुल। तो इतना स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। अभी आपने कहा कि जैसे लोग हमें सुन रहे हैं, इसी बात पे मैं कहूँगी कि उस टाइम पे जो दौर था, तो अगर स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो वहाँ पर ये कहा जाता था कि आप जिन लोगों को देख रहे हैं न्यूज़ में, वो एक तरह से आपके आइडियल हैं, तो आप उनसे सीखें, उनका तलफ़ुज़ देखें, वो किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से बात करते हैं, और जो खबरें आप तक पहुँचाते हैं। तो एक बहुत जिम्मेदारी भी थी। जिम्मेदारी थी, बहुत थी। और उन दिनों जैसे मैंने कहा स्कूल वगैरह नहीं होते थे, ये शख्सियत होती थी जो हमारे इंस्पिरेशन होते थे, जो हमारे गाइड्स होते थे। तो और वो लोग बैठकर गाइडेंस भी देते थे कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। हम लोग से हमेशा ये कहा जाता है ये नहीं बोलना है, क्या बोलना है कोई नहीं कहता था, वो आपको खुद बोलना पड़ता था, लेकिन क्या नहीं बोलना है सबको मालूम था। अच्छा, न्यूज़ देखती है तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके दौर में सख्ती से मना की जाती थी कि आपको ऑन स्क्रीन ये नहीं करना है? एक गरिमा थी, डिग्निटी थी हर चीज की, वो मुझे आज नहीं दिखाई देती है। आज मुझे चीख चिल्लाहट, शोर शराबा बहुत नजर आता है।
हर चीज़ में सेंसेशनलिज्म, भाई ज़िंदगी सेंसेशनल नहीं है, ज़िंदगी में और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। मुद्दों से हटकर चीज़ें हो रही हैं, जो चर्चा होती हैं, जो आपके डिस्कशंस होते हैं। इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ओर भी तो हमारा ध्यान जाना चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए। तो वो सब का तो कोई जिक्र ही नहीं करता है। दुख की बात नहीं है। आज दुनिया भर में लोग हमें जानते हैं हमारी संस्कृति की वजह से, हमारे इतिहास की वजह से। उनकी बच्चों से पूछिए, कुछ नहीं पता, ज़्यादातर को कुछ नहीं पता। फिल्म ये चल रही है, गाना ये चल रहा है, ये मालूम है ज़रूर, कोई बॉलीवुड में क्या कर रहा है मालूम है, पर जो हमारी लोक परंपराएं हैं, जो शास्त्रीय परंपराएं हैं, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, जिस दौर में आप खबरों का हिस्सा थी, उस दौर में लोग इंतजार करते थे एंकर्स का कि वक्त होने वाला है, मेरी फेवरेट एंकर आने वाली है, साधना जी आने वाली है। सुना मैंने, लोग करते हैं, वो लोग कहते थे कि हम आपका इंतजार करते थे। अच्छा तो लगता था सुनने में, पर मैं घर में इसका जिक्र नहीं कर सकती थी, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड कर दिया जाता था कि लाइक ठीक है ये सब अच्छा है, पर इन चीजों पर ध्यान दो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो अक्सर मैं, मेरी मम्मी से झगड़ा होता था, मैंने कहा सबको इतना अच्छा बोलते हैं, तुम क्यों इतना बुरा बोल रही हो, क्रिटिसाइज क्यों कर रही हो। तो कहती है भैया हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जिस चीज ने हम लोग को एकदम जमीन से जोड़ कर रखा कि मतलब हवा में मत उड़ो इतना, वो है तो जिंदगी में और चीजें भी बहुत हैं। मतलब सिर्फ वही नहीं है कि आप अपने पर्सोना में खोए जा रहे हैं कि मैं महान हूं, मैं ये हूं। आजकल मैं ये देख रही हूँ कि मतलब लोग इतना करते हैं और इतना अपने चारों तरफ ऑरा क्रिएट करते हैं। हम लोग को ये नहीं सिखाया गया था सिर्फ अपने मुंह में मिट्ठू बनो या अपने बारे में बात करो, दूसरों को देखो क्या अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपने दूरदर्शन में कितने साल काम किया, कितने साल आप वहां पर रही? देखिए 79 से मैंने ग्रेजुएशन जब खत्म ही कर रही थी, तब से मैंने शुरू कर दिया। आज 40 साल हो गए। तो अभी भी दूरदर्शन के साथ आप जुड़ी हुई हैं? हाँ, दूरदर्शन के देखिए मैंने एंकरिंग वगैरह करी, सब करा। फिर मुझे लगा कि अब मुझे शिफ्ट करना चाहिए, सो मैंने करंट अफेयर्स शुरू किया। अच्छा। और मेरा पहला करंट अफेयर्स प्रोग्राम था नॉर्थ ईस्ट फाइल, जो नॉर्थ ईस्ट पर अपने तरीके का पहला प्रोग्राम था। और चूंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में बड़ी हुई हूँ, एक लगाव है, और मुझे हमेशा लगता था कि वहाँ के बारे में लोगों को बहुत गलत फहमी है। तो मेरा एज अ डायरेक्टोरियल वेंचर जो था, जहाँ जो मेरा रीजन जिसे मैं मानती हूँ, जहाँ बड़ी हुई हूँ, उसको समर्पित था, डेडिकेट किया था मैंने। सो वो सब मैंने किया। फिर धीरे धीरे मतलब हर चीज़ देखनी पड़ती है वहाँ पर। उन दिनों अल्फा का भी चलता था, वंस ऑफ फायरिंग और ये और वो। फिर कल्चर का भी साइड बाय साइड मेरा चलता रहा। आई थिंक 1982 की बात है कि मुझे फ़ोन आया खजुराहो डांस फेस्टिवल के लिए। अच्छा। और मैंने कहा मेरी माँ तो मुझे एकदम मना कर देंगी, तो मैंने पापा को फ़ोन लगाया। तो सर मम्मी से पूछो, ऐसे नहीं आप बताइए, और ये है और गवर्नमेंट का है। ये सर अच्छा मैं आधे घंटे में बात करता हूँ। फिर मैंने ही फ़ोन किया आधे घंटे बाद। ये सर हाँ ठीक तो लग रहा है, कर सकती हो, पर माँ से पूछ लो। मैंने कहा नहीं अब मैं हाँ कर रही हूँ, कहूँगी तुमने आपने हाँ करा है। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे जैसे सोनल जी हैं, यामिनी जी हैं, बिरजू महाराज जी हैं, और आपकी उमा शर्मा जी हैं, इतना मुझे उनसे गाइडेंस और प्यार मिला है कल्चर की फील्ड में। यदि बात और म्यूज़िक, मतलब ये डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उस्ताद अमजद अली खान, उनकी वाइफ श्रीमती सुब्बलक्ष्मी, दे लाइक फैमिली। तो इस तरह से इन लोगों का साथ भी मिला है, गाइडेंस भी मिली है, और एकदम परिवार की तरह है आज के दिन। अगर आर्ट और कल्चर के अलावा बात करें तो आप एक बार कारगिल भी गई हैं शूट करने? नहीं, कारगिल में ट्रूप्स को भेजा जा रहा था, तो अगेन सोनल मानसिंह जी जा रही थी। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा तुम चलोगी? ऐसे चलिए। तो गए हम लोग, और वहाँ हैंगर्स में प्रोग्राम होते थे, और उसके बीच में फिर प्रोग्राम हो रहा था, सायरन बजा, तो बत्तियां बंद हुई, प्रोग्राम बंद हुआ, फिर प्लेन्स टेक ऑफ हुए, फिर फायरिंग हुई। अच्छा। और फिर उसके बाद जब ऑल क्लियर हुआ तो फिर प्रोग्राम आगे चला। हम लोग हेलीकॉप्टर में जाते थे, लाइट्स ऑफ, क्योंकि नीचे से एक भी बत्ती जलती थी ना तो दिखाई देती थी रात को अगर कहीं जा रहे हो। अच्छा। अंधेरे में जाते थे एकदम। तो तब मुझे लगा कि हाँ लड़ाई हो रही है, कि थोड़ा सीरियस होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बट बहुत एक्साइटिंग टाइम्स थे। बिल्कुल। उस तरह का अनुभव या एक्सपीरियंस अपने आप में एक था। बिल्कुल। साधना जी, चलते चलते मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं
वो आपको सुने, समझे, कुछ कहना चाहेंगी उनसे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी करो दिल से करो और अपना 100% दो, जो भी करो और करो वो जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जो अच्छा लगता है। ये नहीं कि इसमें इतने पैसे। कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी मुझे बुलाया, थैंक यू। तो ये थी साधना श्रीवास्तव। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही शानदार सितारे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।